Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5211 Engineering Properties of Agriculture Produce and today's topic is frictional property of food material. जो हमने पिछली क्लास में हमने फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, आज मैं उसमें जो भी बचे हुए फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि इंटरनल ऑफ फ्रिक्शन, उनका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है या उनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़, ठीक है। वो मैं इस क्लास में करूँगा। एंड तक बने रहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने एंगल ऑफ रिपोज के बारे में डील किया था, तो ये मेरा शॉर्ट हैंड नोट्स है। इसमें आप एंगल ऑफ रिपोज के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे कि ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर में एक उसका ये टॉप व्यू है, ठीक है। टॉप व्यू में ये हमारा ग्रेन जब उसमें फिल किया जाता है तो ये सर्कल बनता है। सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं कि हमको कितना एक रेंज मिला, उसके बेस पे उसमें डायमीटर कैलकुलेट कर लिए, देन वो हीप ऐसा क्रिएट किया था, ठीक है। उसका ये टॉप व्यू था, ठीक है। यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिली थीटा या फाई tan इनवर्स एच डिवाइडेड बाई आर, हाइट है वो रेडियस है, ठीक है। सेम यहाँ पे हम जो आर की वैल्यू जो होती है हमारी रेडियस, वो हम 4 से 5 या एक एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो उसके लिए हमको 5 से 6 जो जितना भी हम रीडिंग लेना चाहें, ताकि हमारी जो रीडिंग की एक्यूरेसी है, ठीक है, वैल्यू की जो एक्यूरेसी है, ताकि हमारा जो वैल्यू हो एकदम एक्यूरेट आए। तो उस वजह से हम ज़्यादा वैल्यूज़ लेते हैं, उसको हम प्लस करके टोटल जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो एक्यूरेसी जो हमारा आर आ जाएगा वो हमारा एवरेज आर होगा, ठीक है। उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन हम अपना एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आगे हम इसी पे फोकस करते हैं। उस दिन हम एंगल ऑफ रिपोज पे था हमारा इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द एंगल ऑफ रिपोज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मटेरियल। दिस वेरिएशन ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज with moisture content occur because surface layer of the moisture surrounding the particles hold the aggregates of the grain together by the surface, ठीक है। An imperial equation have been developed to correlate the angle of repose and moisture content for rice, ठीक है। अगर moisture content जो है एंगल ऑफ रिपोज जो होगा वो मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करेगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट प्रोडक्ट का ज़्यादा है तो एंगल ऑफ रिपोज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली जब किसी प्रोडक्ट में मॉइस्चर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, उसका सरफेस से जो कांटेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, तो उसका जो डायमीटर रेंज जो होगा वो बढ़ेगा, उसका कोन का शेप जो होगा, एंगल जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद द इक्वेशन वॉज टेस्टेड विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विच गिव्स द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 97%, ठीक है। जो इस सेंटेंस का मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट्स मीन्स, कोरिलेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, और कोफिशिएंट जो होता है वो उसका एक्यूरेसी शो करता है। तो जो कोरिलेशन, जो वेरिएबल्स होते हैं उनका जो रिलेशन जो होता है, उनका कोफिशिएंट वैल्यू उसकी रिजल्ट की एक्यूरेसी शो करता है। तो अगर जो रिजल्ट होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, वो हमारा 97% मिलता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है tan phi इज इक्वल टू an² प्लस b, ब्रैकेट में कैपिटल M डिवाइडेड बाई DAV, ये एक साथ ही है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस CS प्लस D, ठीक है। फाई जो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज है, n जो है हमारा शेप फैक्टर है, ठीक है। शेप फैक्टर जो होता है वो स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। m जो है मॉइस्चर कंटेंट का परसेंट है, DAV जो है वो हमारा एवरेज स्क्रीन पार्टिकल डायमीटर है, S जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ABCD जो है हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा हुआ एंगल ऑफ रिपोज का बचा हुआ पोर्शन।
अब हम इसमें देखते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था फ्रिक्शन का टर्म, उसमें स्टैटिक था और एक कैनेटिक था। स्टैटिक मीन्स अगर रेस्ट पोजीशन पे, कैनेटिक मीन्स अगर वो मूव कर रहा हो हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसी फॉर्मूला के बेस पे ये एंगल्स निकलते हैं इंटरनल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द मटेरियल, ठीक है। द एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच हेल्प टू एस्टिमेट द लैटरल प्रेशर इन स्टोरेज साइलो। साइलो जो होता है वो हमारा एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। डीप बीन सैलो होता है, सैलो बीन सैलो, ठीक है, सैलो बीन, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वैल्यू आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द स्टोरेज बीन होपर फॉर ग्रेविटी डिस्चार्ज। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्रेन इज रिक्वायर्ड एज द डिजाइन पैरामीटर फॉर द डिजाइन ऑफ सैलो एंड डीप बीन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसका जो भी पर्पस है वो हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने में काम आता है, ठीक है। सो जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट्स में एक हमारा फोर्स लगता है, फोर्स का हमारा फोर्स का हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये एफ लिमिटिंग है, एफ लिमिटिंग मीन्स स्टैटिक, ठीक है। इसका डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, इसका एक नॉर्मल फोर्स लगेगा एन, ठीक है। इसका एक नॉर्मल फोर्स एन, जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ लिमिटिंग, डाउनवर्ड फोर्स है एन जी, ठीक है। सो इन दोनों का रिजल्टेंट एन और एफ का ये वैल्यू, ठीक है, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो होता है हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। सो जैसे कि ये है, तो इसमें हम लोग क्या था, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, मीन्स हमारा लेंथ जो भी हमारा लंब है डिवाइडेड बाई आधार, ठीक है। tan थीटा, यहाँ से हम tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा निकालने के बाद क्या होगा, वहाँ से हमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी लंब बटे आधार के बेस पे। सो वो हमारा जो थीटा होगा वो हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होगा। सेम ये स्लाइडिंग के बेस पे है, स्लाइड कर रहा है तो उसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम इसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। जैसे कि मैंने बताया वो भी एक एनालिसिस टेक्निक है, वो आप घर पे भी कर सकते हो जस्ट ट्रायल बेस पे, ठीक है। एक एस्टिमेशन के लिए इसके लिए हम लोग ट्राई एक्सियल टेस्ट यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, उसको जो भी हमारा सैंपल होगा उसको पाउडर के फॉर्म में कॉम्पैक्ट किया जाता है। कॉम्पैक्ट करने के बाद ये हमारा मशीन होता है, इक्विपमेंट्स। इसमें क्या होता है, उसमें लोड करने के बाद यहाँ पे हमारा सैंपल पूरी तरह से कॉम्पैक्ट किया जाता है लोडिंग कैप से, एकदम पूरा, उसमें कोई भी पोर स्पेस नहीं होता, ठीक है। इसमें कॉम्पैक्ट करने के बाद उसको प्रेशर गेज के थ्रू इसमें प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है और उसके थ्रू हम लोग को प्रेशर्स मिलते हैं, ठीक है, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, ठीक। उन प्रेशर्स के बेस पे हम जो भी हमारा इंटरनल कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल जो भी फ्रिक्शन है, एंगल फ्रिक्शन, ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे देखते हैं, बताता हूँ। ये हमारा प्रेशर रेशियो है 1 माइनस साइन फाइव, ठीक है, साई प्लस 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है, सॉरी साई, ठीक है। तो के जो होता है वो सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1, ठीक है। सिग्मा जो हमारा सिग्मा 1 जो होता है, सिग्मा 3 जो होता है, सिग्मा 2 होता है, वो हमारे प्रेशर्स हैं, ठीक है। लैटरल प्रेशर, वर्टिकल प्रेशर, एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। तो इसमें जो सिग्मा 3 जो होता है V बाई 10 इनवर्स, ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्मा 3 जो होते हैं वो
लेटरल प्रेशर है, और यहाँ पे W जो होता है वो tan थीटा इज इक्वल टू 45 माइनस J/2, ठीक है। तो J जो हमारा है वो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, Y जो है डेप्थ ऑफ ग्रेन एंड बिलो टू द टॉप ऑफ द वॉल, W जो है वो वेट डेंसिटी ऑफ ग्रेन, ठीक है। सो इसी में आगे हम देखते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। इन सम मटेरियल हैंडलिंग एप्लीकेशन रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम एंगल ऑफ स्टेबिलिटी एंड रोलिंग एग्रीकल्चर मटेरियल विथ राउंड शेप इज कंसिडर्ड. Example, gravity conveying and fruit and vegetables. When a ball of the cylinder rolls over the horizontal surface with a force F of the surface deformed, there will be the resultant force. ठीक है। So जस्ट इसमें ये हम लोग क्या जो भी हमारा इसमें क्या होता है, जो भी कन्वेइंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए ये ग्रेविटी के बेस पे, ठीक है। जो रोलिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो ग्रेविटी पे बेस्ड होता है। इसके थ्रू आप लोग ग्रेविटी कन्वेयर्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है। सो ये हमारा एक बॉल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें फोर्स क्रिएट हो रहे हैं, ये मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसमें फोर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो एट दैट टाइम इसमें मूवमेंट क्या होगा, समेशन ऑफ एट दैट टाइम तो इसमें मूवमेंट होगा, हमारा मूवमेंट इज समेशन ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ, ये हमारा फोर्स इनटू ये नीचे का फोर्स, ठीक है, जो सरफेस का होगा वो, ठीक है, माइनस हमारा ये वेट का फोर्स इनटू ये हमारा सरफेस का फोर्स, ठीक है। सो जो ये हमारा मूवमेंट होगा इस टाइम पे वो होगा ज़ीरो, ठीक है, वो हमारा ज़ीरो होगा, ठीक है। सो इसमें C की वैल्यूज़ दी गई है FR डिवाइडेड बाई W और F इज इक्वल टू CW डिवाइडेड बाई R। C जो है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस, F जो है रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन, रोलिंग रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द रोलिंग रेजिस्टेंस, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव रेडियस ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस विच डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सपोर्टिंग सरफेस, ठीक है। जो ये होता है वो हमारा वेट, जो भी हमारे वेट्स होते हैं, ठीक है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इफेक्टिव रेडियस जो होता है उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो भी कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो इसके बाद हम देखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होते हैं। मतलब मीन्स दोनों ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला बेस पे दोनों की वैल्यू सेम आती है, बट दोनों सेम नहीं है, तो वो डिफरेंस उसमें क्या है ये देखते हैं, ठीक है। The engineer generally assume that the both of angle of repose and angle of internal friction are same, ठीक है। Some investigators have indicated that the for sorghum and the angle of repose and the angle of internal friction are different. If one is used in place of order to design any system, it will lead to error. Some investigation also attempt to develop a relationship between the angle of repose and angle of internal friction, so that by the simple test of angle of repose, the angle of internal friction could be estimated, but the result relevant that the two angles run almost parallel to each other for various moisture content level. Thus, no simple relationship exists by the which angle of internal friction could be estimated for angle of repose within the responsible accuracy, ठीक है। So basic फंडा ये है, दोनों की वैल्यू सेम आती होगी या दोनों के फॉर्मूलाज जो होंगे वो सेम होंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है। एक का पर्पस होता है डिज़ाइनिंग में, दूसरे का पर्पस भी होता है सिमिलर है डिज़ाइनिंग में, लेकिन वैल्यूज़ जो होंगे जब हम वो पुट करेंगे तो दोनों में चेंजेस आना स्टार्ट करेंगे। अगर हम किसी एक की वैल्यू दूसरे पे पुट कर देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन पे कुछ मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से जो एंगल ऑफ रिपोज जो होंगे और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शंस होंगे वो डिफरेंट है, तो उनकी डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी, उनकी वैल्यू ऑफ रेंज जो होगी वो डिफरेंट होगी हर प्रोडक्ट की, ठीक है। सो जैसे ये मैंने शॉर्ट में बनाया था,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, और ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज के लिए। ठीक है, ये मैकेनिज्म के टर्म में है, तो इसीलिए मैंने इसको फाई नहीं लिया, म्यू म्यू ही उसी में ही बना दिया था। ठीक है, सो जैसे ये है, ठीक, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में जैसे कि मैंने बताया था रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सरफेस के साथ बेस वो होगा हमारा एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया गया है कि कैसे कैसे कैलकुलेट किया गया, tan थीटा इज इक्वल टू एफ, ठीक है, एफ डिवाइडेड बाई एन, फिर एफ जो होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो होगा न्यू एन, एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, सिमिलर एंगल ऑफ रिपोज पे एफ इज इक्वल टू एफ हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, तो वो होगा एफ इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट वाला एम जी साइन थीटा। ठीक है, दैट टाइम द एंगल बिटवीन द सरफेस इंक्लाइंस प्लेन कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, सो इसमें जो दोनों को, अब हमारा जो भी नॉर्मल फोर्स जो इसमें एक्ट कर रहे हैं वो भी कंसिडर करेंगे, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी साइन थीटा है, ठीक है, वो इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, यहाँ से एम जी कैंसिल हो गया, तो अब साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया है, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो देख सकते हैं कि दोनों की फॉर्मूलाज जो है, दोनों का फॉर्मूलाज जो है वो सेम है, लेकिन डिज़ाइनिंग प्रोसीजर जो होंगे इन वैल्यूज़ के बेस पे अलग होंगे, जो हमारे फेलियर्स को, मीन्स अगर हम किसी और की वैल्यू किसी और के बेस पे डिज़ाइन कर दें, ठीक है, तो हमारा जो डिज़ाइनिंग होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए हुए थे, ये इनके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल्स में जैसे मैंने ऊपर की पेज में बताया कि जस्ट फ्रिक्शन फोर्स है, ये ऐड होता है, ये होता है, तो उस बेस पे मैंने ये न्यूमेरिकल बनाया है। एफ बी डी जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, जिसमें हमने जो भी उस पर फोर्स एक्ट करेंगे उसका डायग्राम बनाया हुआ है। सो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन तुम्हारे पे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने ये ऐड कर दिया है, तो इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो फिर मैं इसका भी एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।